पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो इसमें देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने वेदास के बारे में पढ़ा होगा। तो वेदास जो हैं, वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसको लगभग 3,500 साल पहले 3,500 ईयर्स अगो इसको जो है कहते हैं कि कंपोज किया गया था, बनाया गया था। ऋग्वेद में थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं। हाइम्स मतलब आप कह लीजिए मंत्र हैं, और इसमें सूक्त हैं, मतलब वेल सेड, कुछ अच्छी बातें हैं। ये हाइम्स जो हैं ये गॉड की, देवताओं की जो है, देवियों की, देवताओं की क्या है, प्रेज में, उनकी तारीफ में ये बोले गए हैं। 3 गॉड्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अग्नि मतलब जो है अग्निदेव, फायर गॉड, गॉड ऑफ फायर। इंद्र जो है वॉरियर गॉड है, मतलब एक तरीके से वॉर्स के, जंगों के देवता हैं। और एक है सोमदेव, एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो हिम्स हैं ये कंपोज किए थे, बनाए थे ऋषियों ने, जो प्रीस्ट थे, और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था रिसाइट करना, इनको पढ़ना और इनको मेमोराइज करना। ईच सिलेबल, ईच वर्ड एंड सेंटेंस, बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। तो मतलब एक एक शब्द, एक एक अक्षर बिल्कुल अच्छे से गुरुओं ने अपने शिष्यों को सिखा दिया था। ज़्यादातर हिम्स जो हैं वर कंपोज्ड एंड टॉट बाय मेन, टॉट लर्न बाय मैन, मतलब ज़्यादातर बनाए गए थे, पढ़े गए थे, लिखे गए थे और सीखे गए थे आदमियों के द्वारा। काफ़ी ही कम जो है हम लोग को विमेन देखने के लिए मिलती हैं जिन्होंने ऋग्वेद के ये कोई भी हिम्स वगैरह बनाए हों। ऋग्वेद जो है काफ़ी ओल्ड संस्कृत में, ओल्ड वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो आज की संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जो आज हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये वेद वगैरह वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में, संस्कृत फैमिली का पार्ट है इंडो यूरोपियन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? असमीज़ आती है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ये जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। मतलब जो है इंडिया की भाषाएं और यूरोप की भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं, और जो उनकी समानताएं हैं इसलिए उनको एक ही फैमिली का, एक ही परिवार का माना जाता है, और उनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है। एशियन लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन हो गया, और काफ़ी सारी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। क्योंकि हम लोगों को देखते हैं ना, हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में कितने ज़्यादा ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, उनका मतलब काफ़ी सिमिलर होता है। जैसे कि ए लगा दिया तो वो निगेटिव हो गया, जैसे कि और हमने अ लगा दिया तो वो अलग हो गया, जैसे कि गिनत, जिसको गिना जा सकता है, अनगिनत, जिसको नहीं गिना जा सकता है ना। इस तरीके से अ लगा दिया हिंदी में तो वो निगेटिव सेंस बन जाता है, और ए लगा दिया तो इंग्लिश में निगेटिव हो जाता है। साइड मतलब किनारे, असाइड मतलब बिल्कुल साइड में, है ना। तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता, मतलब आप ये समझ लीजिए जो भाषाएं हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, तो इसलिए इनको एक फैमिली का समझा जाता है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड कॉमन वर्ड्स। उनको फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग से ओरिजिनली इनके काफ़ी ज़्यादा समान शब्द रहे थे, जैसे कि मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में। सिमिलैरिटी है ना इन सब में। और जो दूसरी भाषाएं सब कॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे देश में कहीं बोली जाती हैं, वो दूसरे फैमिली को बिलोंग करती हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हमारा देश है इधर साइड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती हैं। और ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना। और जो लैंग्वेजेस झारखंड और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती है उनको ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली बोला जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, और ये जो हमारे सेंट्रल पार्ट में ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भाषाएं बोली जाती है। तो मेनली कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में? एक तो इंडो यूरोपियन है, इंडो यूरोपियन में गुजराती, हिंदी, कश्मीरी आती हैं। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आती है? तिब्बतो बर्मन। तिब्बतो बर्मन में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो भाषाएं बोली जाती हैं। फिर आती है द्रविडियन फैमिली, ये पूरे हमारे देश की है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक जो कि झारखंड और बाकी हमारे देश के सेंट्रल पार्ट में, मतलब जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, एमपी, है ना, इस वाले रीजन में बोली जाती है। अब आता है बुक्स जो आज हम पढ़ते हैं, जो लिखी हुई होती हैं, प्रिंट की जाती हैं, पहले ऐसी नहीं होती थी। ऋग्वेद जो है वो बोल बोल के और सुन करके याद किया जाता था, पढ़ा जाता था। इसको कई सेंचुरीज बाद, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि 3,500 ईयर्स अगो इसका कंपोजिशन हो गया था, इसको बना दिया गया था, बट इसको लिखा गया आज से सिर्फ 200 साल पहले। लिखा तो सिर्फ 200 साल पहले ही इसको गया है।
मतलब प्रिंट हुआ है 200 साल पहले। लिखना, वो हाथ से लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था, बट प्रिंट जो हुई है वो सिर्फ 200 साल पहले हुई है, ऋग्वेद की किताब। अब हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, हिस्टोरियंस ने किस तरीके को ऋग्वेद को पढ़ा। तो हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन्होंने पास्ट के बारे में पता किया, बट इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स, जो चीज़ें बची हैं उसके अलावा दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, उन्होंने जो चीज़ें बची हैं उनको भी एग्जामिन किया, जैसे पॉट्स हो गए, घड़े वगैरह और बर्तन जो मिलते हैं, तलवारें और जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको देखा, और जो चीज़ें लिखी हुई मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको भी देखा, जैसे कि उन्होंने ऋग्वेद को स्टडी किया है। कुछ जो हिम्स हैं ऋग्वेद के वो डायलॉग्स की फॉर्म में हैं, डायलॉग्स मतलब बातचीत की फॉर्म में हैं, और दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स, तो 2 रिवर्स के बीच में और विश्वामित्र के बीच में संवाद है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, बातचीत। तो विश्वामित्र और बियाज और सतलुज, ठीक है, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस, तो बियाज और सतलुज को देवियों की तरह पूजा जाता था नदी को, और विश्वामित्र और बियाज और सतलुज के बीच में डायलॉग्स, बातचीत देखने के लिए हमें मिलती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो वेद हैं ये पंजाब वाले रीजन में, बियाज सतलुज उसी रीजन में बहती है, वहां पर पहले लिखे गए होंगे या रचे गए होंगे। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है जो हाथ से लिखी जाती है, हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद की हमें देखने के लिए मिलती है। ये बिर्च बाक मतलब जो बिर्च ट्री होता है उसके तने पे से निकाल करके जो है उस पर लिखी हुई है। ये कश्मीर में मिलती है, लगभग 150 ईयर्स अगो इसको प्रिपेयर किया गया था। ऋग्वेद के इसमें टेक्स्ट है एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका हम लोग को देखने के लिए मिलता है, और जो आज पुणे की एक लाइब्रेरी में रखा गया है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, तो विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक 2 शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काव्स, तो मतलब ये कहते हैं विश्वामित्र की जो नदियों तुम नीचे आ जाओ, जैसे कि माउंटेन से घोड़े नीचे आते हैं, इतने प्यार से आ जाओ चमकती हुई गाय की तरह जो कि अपने बछड़े को जैसे चाट रही होती हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद अनदर, तो मतलब तारीफ एक तरह से की जा रही है। विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में बातचीत ये दिखाते हैं। अब आता है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। कैटल होते हैं जानवर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं ज़्यादातर, हॉर्सेस घोड़े हो गए, चैरियट्स रथ। तो काफ़ी सारी प्रेयर्स जो हैं हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलती हैं कैटल्स के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए, हॉर्सेस घोड़ों के लिए, इन सब के लिए प्रेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, मतलब बांधे जाते थे हॉर्सेस जो हैं उनके, चैरियट्स मतलब क्या होते हैं, रथ के आगे घोड़े बांधे जाते थे जो कि बैटल्स में, जंगों में इस्तेमाल उनका किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, और ज़्यादातर जंगें एक दूसरे की कैटल्स को कैप्चर करने के लिए होती थी। मतलब दूध, पहले क्या होता था ना, जो पैसा होता था, पैसा तो ऐसा होता नहीं था जैसा आज होता है पेपर का, पहले जो धन, गौधन मतलब गाय को धन माना जाता था। तो लड़ाइयाँ भी गाय, एक जैसे कि 2 क्लैंस होते थे, क्लैश ऑफ क्लैंस देखिए आपने, गेम वेम खेले हैं उसके, तो क्लैंस मतलब 2 अलग अलग एक तरीके से आप इलाके समझ लीजिए, एक दूसरे से जंग करते थे एक दूसरे की गाय को वो हड़पने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ज़मीन के लिए भी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेस्चर मतलब चरवाहा करने के लिए, अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए भी तो ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए भी जंगें होती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपेंड क्विकली सच एज बार्ली, और बार्ली जैसी फसलें उगाने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उग जाती थी, और क्योंकि जानवर इनको ही खाते हैं। सम बैटल्स वर फॉट पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest were distributed among the people. और जो जंगों के बाद जो वेल्थ आती थी वो कुछ अपने पास जो लीडर होता था उनका, एक तरह से राजा, वो रख लेता था, कुछ जो है ब्राह्मण को दी जाती थी और बाकी लोगों में बांट दी जाती थी। Some wealth was used for performance of यज्ञ और sacrifices in which offerings were made into the fire. और यज्ञ होते थे तो जो ऑफरिंग्स दी जाती थी, जो भी लूट पाट करके मतलब जंग में जीत करके लाया जाता था, उसको एक तरीके से भगवान को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। यज्ञ होते थे, हवन होते थे। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस, गॉड्स और गॉडेसेस को दिया जाता था। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स, तो घी हो गया, अनाज हो गया, और एनिमल्स भी होता था, कई बार बलि टाइप की दी जाती थी। ज़्यादातर आदमी जो हैं
वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे। देर कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बट असेंबलीज होती थी जहाँ पर लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे कि किस तरीके से वॉर होगी या फिर शांति बहाल होगी। लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते थे, और जो लीडर्स वो लोग चूज़ करते थे ना, वो ब्रेव होते थे और काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल वॉरियर्स होते थे। मतलब राजा का बेटा राजा वाला कॉन्सेप्ट तब तक नहीं आया था। जो इच्छुक होता था या फिर जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं काबिल होता था, उसको ही अपना लीडर चुना जाता था। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते थे? सेवरल वेज थे जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ जो वो काम करते थे, किस तरीके की वो भाषा बोलते थे, कहाँ वो रहते थे, उनकी फैमिली कैसी होती थी, किस कम्युनिटी को या फिर किस कल्चरल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते थे। कम्युनिटी मतलब होता है पूरा समाज, है ना। तो अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ऋग्वेद में डिस्क्राइब करने के लिए। देयर आर 2 ग्रुप्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। काम के तौर पर 2 ग्रुप्स पे डिवाइड किया है। एक तो प्रीस्ट हैं जिनको ब्राह्मण बोला जाता था, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे, मतलब पूजा पाठ वगैरह करते थे, और एक होता था राजा। राजा जो है नॉट लाइक द जो आज हम समझते हैं राजा, इस टाइप का नहीं होता था। उनके कोई बड़े बड़े राज्य और सिटीज़ और आर्मी और वो नहीं होते थे, वो टैक्स वगैरह भी नहीं कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली राजा नहीं बन जाते थे, ठीक है। तो 2 वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को या फिर कम्युनिटी को एज अ होल, मतलब एक राजा और एक जो है प्रीस्ट, ब्राह्मण जिसको ज़्यादातर बोला जाता था। बट ये जो है आज का राजा नहीं कि बहुत बड़े बड़े उसके पास राज्य है, लोग उसको टैक्स पे कर रहे हैं, बल्कि वो अलग तरीके का राजा होता था जिसको ऊंचा माना जाता था, अच्छा माना जाता था उसके कर्मों की वजह से। वन ऑफ द वर्ड, एक वर्ड हमें जन देखने के लिए मिलता है जिसका आज भी जन का मतलब है क्या है, विच वी स्टिल यूज, जन मतलब लोग, है ना। अदर वर्ड है विश, विश वर्ड होता है वैश्य से, विच कम्स फ्रॉम विश। विश का मतलब हम लोग अभी चैप्टर 5 में आगे पढ़ेंगे। विश में क्या जो है ना, ये शब्द है जैसे कि वैश्य जो व्यापारी लोग होते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। सेवरल विश और जनास आर मेंशन्ड बाय नेम, वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजना और वेश, द भारत जना और वेश, द यदुर्जन और वेश, ठीक है। यदुर्जन यदु के जो लोग हैं, भारत जन भारत के जो लोग हैं, इस तरीके से इस्तेमाल होता था। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर? हाँ, है ना, भारत जन भारत के लोग, यदुर यदुरवासी, यदुर जो है कृष्ण भगवान की जो नगरी थी, पुर है ना, ये इलाकों के नाम है, इलाकों में रहने वाले लोग। समटाइम्स कभी कभार पीपल जो थे ना, जो कि कंपोज करते थे हिम्स, खुद को आर्यंस बोलते थे। हिम्स मतलब जो श्लोक वगैरह बनाते थे ऋग्वेद वगैरह के, वो खुद को आर्यंस कहते थे। और इनके जो अपोनेंट्स होते थे, मतलब जो इनके दुश्मन होते थे, उनको ये दास या फिर दस्यूस, दास इनके नीचा कहा जाता था, क्योंकि अपोनेंट्स जो दुश्मन है तो उनको नीचा समझते थे ये लोग। तो जो दास होते थे ना, ये लोग सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म नहीं करते थे, ये लोग अलग भाषा बोलते थे। और लेटर जो है दास का टर्म जो है दासी केम टू मीन स्लेव्स। दास का मतलब पहले वो नहीं होता था कि नीचा या फिर कोई आपका जो नौकर है, पहले दास होता था अपोजिट कि आपका दुश्मन है उसके लिए। और फिर धीरे धीरे ये वर्ड जैसे आगे बढ़ा तो दास का फेमिनिन औरत वर्जन दासी बन गया और दास का मतलब स्लेव हो गया। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। स्लेव्स या फिर दास कौन होते थे? जिनको जंगों के बाद जीत लिया जाता था। और दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स। ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि मतलब एक तरह से कोई सामान हो वो, और काफ़ी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दे कुड मेक देम सो वट एवर दे वर्क दे वॉन्टेड। और मतलब उनसे जो भी काम करवाना चाहता था मालिक, वो करवाता था। वाइल ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। मतलब नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है ना, आप कह सकते हैं पंजाब वाला, कश्मीर वाला, है ना, हरियाणा और दिल्ली वाला, ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट आता है इंडिया का। ये ऋग्वेद यहीं पर बनाए गए थे। अब और बाकी जगह क्या क्या चल रहा था? साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। तो इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट पेज पे वाला जो देखते हैं, ये देखिए, ये काफ़ी मेगालिथ समय, मतलब मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ्स का मतलब होता है पत्थर, तो मेगालिथ का मतलब हो गया बड़े पत्थर, है ना। तो मेगालिथ्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। द स्टोन बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बड़े स्टोन्स, केयरफुली अरेंज किए गए हैं लोगों के द्वारा। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट। बरियल साइट मतलब जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है मरने के बाद। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अराउंड 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स अगो मेगालिथ्स बनाने की, बरियल्स लगाने की प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी। और पूरे डेक्कन के रीजन में, मतलब साउथ इंडिया वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो ये देखिए, ये बरियल्स वगैरह किस तरीके से बनाए जाते थे, मतलब लोगों को दफनाने के लिए बरियल्स बनाए गए हैं, है ना। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स जो कि मैप 2 में हम लोगों को पिछले
चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था ना मैप, तो उसमें मेगालिथ्स की साइट आप लोग अभी खोल के देखेंगे तो उसमें साइड में मेगालिथ्स की साइट लिखी हुई है और बनी हुई है काफ़ी सारी मेगालिथ्स की साइट कैन बी सीन ऑन सरफेस, अदर मेगालिथ्स बरियल आर फाउंड अंडरग्राउंड। मतलब कई बार तो मेगालिथ की साइट हमें ऐसे सरफेस पे मिल जाती है, बट कई बार खुदाई करने पे मिलती है। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट सर्कल ऑफ स्टोन मिल जाते हैं बड़े बड़े, और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब बड़ा सा स्टोन स्टैंड हुआ मिल जाता है, या फिर इस तरीके के जो ये पिक्चर बना रखी है इस तरीके के बरियल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार अंडर दबे हुए भी बरियल्स मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। इस तरीके का जो मेगालिथ होता है इसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। सम सिस्ट लाइक वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स एंड विच कुड बी यूज एज एन एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पोर्ट होल्स की तरह भी होता है कि अंदर जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ में अंदर जाने के लिए भी जगह होती है। ठीक है, देयर वर, अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। काफ़ी सारी चीज़ें करते थे, जैसे कि मिट्टी लेकर के आते थे पहले, ठीक है, मिट्टी लाए, पहले ट्रांसपोर्ट किया, कहीं पर से मिट्टी लेके आए, फिर गड्ढा खोदा, फिर उसमें बोल्डर्स वगैरह लगाए, फिर उसको शेप दिया और फिर डेड को बरी कर दिया। इस तरीके से काम होता था। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर। कुछ कॉमन फीचर होते थे सारे बरियल्स के। जनरली डेड जो है उनको बरी किया जाता था, पॉट्स वगैरह रखे जाते थे, कई बार घड़े, ब्लैक और रेड वेयर, अलग अलग टाइप के ब्लैक कलर के रेड कलर के पॉट्स उनके साथ रखे जाते थे। ऑल्सो फाउंड द टूल्स, कुछ वेपन्स टूल्स वगैरह मिलते हैं जैसे कि आयरन के, और कई बार हॉर्सेस भी मिलते हैं उनके साथ, मतलब हॉर्सेस के स्केलेटन मिलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उनके जो घोड़े वगैरह होते होंगे वो भी उनके साथ दफना देते होंगे। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और क्या क्या मिलता है ग्रेव्स में, स्टोन पत्थर वगैरह भी मिलते हैं और ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, गहने वगैरह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि शायद जो इंसान को दफनाया जाता था उसकी प्यारी बिलोंगिंग चीज़ें जो उसको पसंद होती होंगी अपनी ज़िंदगी में, जिसका वो इस्तेमाल करता होगा, उसके साथ उनको दफना दिया जाता होगा ताकि अगले जन्म में वो उनका इस्तेमाल कर सके, कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो चल रही होगी। इस टाइप की कुछ सोच रही होगी उन लोगों की, है ना। आयरन का क्या हड़प्पन साइट्स में इस्तेमाल किया गया था? भाई हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। हड़प्पन साइट्स में हमें कॉपर का इस्तेमाल देखने के लिए मिला है अभी तक तो, और ऋग्वेद एज में हम लोग को आयरन का इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल्स। मेगालिथ बरियल में से जो है आयरन के इक्विपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। घोड़े के इक्विपमेंट मिलते हैं, एक्सेस मिलते हैं, डैगर वगैरह मिलते हैं मारने वारने के लिए ना चीज़ें। अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस मतलब लोगों के बीच भेदभाव। आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे मिलते हैं, स्केलेटन मतलब मरे हुए स्केलेटन्स के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ। उनसे हमें समझ में आता है कि कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा, क्योंकि उनके ही ऑब्जेक्ट उनके साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, ब्रह्मगिरी आपको, आप पेज नंबर 13 खोल लीजिए किताब का, उसमें ब्रह्मगिरी आपको दिखेगा। यहाँ पर एक स्केलेटन बरी किया गया है 33 गोल्ड बीड्स के साथ, मतलब स्केलेटन के साथ 33 मतलब गोल्ड की बीड्स मिली है। सोचो अमीर आदमी होगा ना। 2 स्टोन की बीड मिली है, 4 कॉपर के बेंगल मिले हैं, कॉन्च शेल मिले हैं, अदर स्केलेटन मिला है जिसके पास सिर्फ घड़े मिले हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कुछ लोग अमीर होते होंगे, कुछ गरीब होते होंगे, है ना। बरियल से हमें यही तो समझ आता है कि जिसके पास सोने और चांदी की चीज़ें मिल रही हैं वो अमीर हुआ होगा। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या कुछ बरियल स्पॉट सिर्फ कुछ फैमिली के लोगों के लिए ही होते थे? बरियल स्पॉट्स मतलब दफनाने की जगह। समटाइम्स जो मेगालिथ्स होते थे कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कई बार जो मेगालिथ्स होते हैं, मेगालिथ्स मतलब जहाँ पर एक तरह से कब्र जहाँ पर खोदी जाती थी, शमशान घाट, वहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन एक साथ मिलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि एक फैमिली के पीपल जो होते थे ना उनको एक ही साथ दफना दिया जाता था। और ये भी हो सकता है कि एक बार में ही होता हो, मर जाते हो, या फिर उसी जगह पर जब एक बार इसकी डेथ हो गई तो उसको दफना दिया, फिर उसके बगल में ही उसकी पूरी फैमिली को टाइम पर दफनाया जाता होगा। बॉडीज ऑफ हु डाइड लेटर वर बॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। तो पोर्ट होल्स बनाए जाते थे ना ताकि दोबारा से उन ग्रेव्स में अंदर जा सकें, तो पोर्ट होल्स के थ्रू उनके अंदर दोबारा जाया जाता होगा और फैमिली के लोगों को भी वहीं दफना दिया जाता होगा। सर्कल स्टोन्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन स्पॉट टू फाइंड द बरियल साइट। सर्कल स्टोन्स वगैरह लगा देते थे तो उससे पता लग जाता होगा कि भाई ये बरियल साइट है यहाँ पर। मतलब स्टोन आप देखते नहीं मूवीज़ वगैरह में, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि वो स्टोन सा लगा देते हैं कि यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, नाम वगैरह लिखा होता है। तो इसी तरीके के सिंबल्स पहले भी लगा दिए जाते थे ताकि उस फैमिली के लोगों को साथ में दफनाया जा सके। स्पेशल बरियल एट इनामगांव। इनामगांव जो है वो साइट है कहाँ पर? रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम।
इट वॉज ऑक्यूपाइड लगभग 3600 से लेकर के 2700 ईयर्स तक। वहाँ पे एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, मतलब एडल्ट्स को ग्राउंड के अंदर बरी कर दिया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब सर जो है नॉर्थ की तरफ होता था और पैर जो है वो साउथ की तरफ होते थे। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, कई बार जो बरियल्स है वो घर के अंदर भी होते थे। बरियल्स मतलब दफनाने की जगह। और वेसल्स रखे जाते थे जिसमें खाना पानी वगैरह होता था, डेड के साथ रखा जाता था। मैन वॉज बरीड in a large one man was found buried in a large 4-legged clay jar, मतलब एक बड़े से खूब बड़े से जार में दिखा गया है बरी किया हुआ। इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5 फुट रूम हाउस, 5 फुट का मतलब घर है, उसके अंदर एक तरीके से बरियल पिट हाउसेस टाइप के जिसमें बरी किया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस ऑफ द साइट इन विच द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, दिस हाउस वॉज ऑल्सो हैड ग्रेनरी, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, क्रॉस लेग को क्रॉस करके इस तरीके से बरी किया गया है और थोड़ा अंदर उसको मोड़ करके गड्ढे टाइप का अंदर बना करके फिर जो है बरी किया गया है उस घर के अंदर ही। स्केलेटल स्टडीज़ हम लोग को क्या बताती हैं, तो इट इज़ ईजी टू मेक आउट स्केलेटल ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, छोटा होगा तो बच्चा होगा। हाउएवर कोई और मेजर डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है गर्ल की और बॉय की स्केलेटन में। तो मगर मैन और वुमेन की स्केलेटन में क्या अंतर होता है, कई बार हम लोग को पता लगता है कि स्केलेटन जो कि मिला है विद ज्वेलरी वो ज़्यादातर वुमेन का होगा। हाउ एवर बट प्रॉब्लम्स भी हैं कि ऑर्नामेंट्स तो मैन भी पहन सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहले मैन भी पहनते थे। तो बेटर वे जो है फिगर करने की पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया होता है ये जो हिप्स वाला एरिया होता है ना, इसमें पेल्विक एरिया जो है विमेन का बड़ा होता है ताकि वो बेबी को बर्थ दे सके। तो पेल्विक एरिया अगर बड़ा है हिप वाले रीजन का तो इसका मतलब है कि वो विमेन है। तो यही डिस्टिंक्शंस आज मॉडर्न स्कैलेटल में भी होती है और तब भी होती होंगी, इससे हम पता लगा सकते हैं शायद कि वो मैन का है या विमेन का। आज से 2000 साल पहले फेमस फिजिशियन हुए थे जिनका नाम था चरक, उन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता। उसमें ह्यूमन के स्टेट्स के मतलब पूरे बारे में लिखा गया है कि ह्यूमन में 360 बोन्स होती हैं और दिस इज़ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटमी। मॉडर्न एनाटमी में तो लगभग 200 बोन्स कहीं है, चरक ने लिखी थी 360 बोन्स, है ना। तो चरक अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो 360 कैसे बोली थी चरक ने, क्योंकि उन्होंने दांत भी गिने थे, जो जॉइंट्स होते हैं वो भी गिने थे और जो कार्टिलेज अंदर की तरफ होता है ना बॉडी में वो भी उन्होंने गिना होगा। तो चरक ने लिखी थी चरक संहिता। अब ऑक्यूपेशन एट इनाम, ऑक्यूपेशन क्या क्या काम करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि वहाँ पर इनाम गाँव जो था वहाँ पे वीट, बार्ले, राइस, पर्ल्स, मिलेट्स, पीस, सीसाम, ये सारी की सारी चीज़ें उगाई जाती थी। काफ़ी सारी बोन्स मिलती हैं, हड्डियाँ मिलती हैं जानवरों की और उनको कटिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता होगा। और मेरे ख्याल से कैटल्स को खाते होंगे या फिर जानवरों को खाते होंगे तो उससे भी हड्डियाँ बचती होंगी। कैटल्स पालते थे जैसे कि बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, ये सारे के सारे काफ़ी सारे जानवर हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और फ्रूट्स जैसे कि बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती थी। तो खेती वगैरह करते होंगे, जानवरों को पालते होंगे, यही उनका ऑक्यूपेशन, उनका काम होता होगा। चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब एल्सवेयर में वैसे एग्जाम में आता नहीं है, देख लेते हैं एक बार। चाइना जो है वो अराउंड 3500 ईयर्स अगो वहाँ पे पहले एविडेंस राइटिंग के हमें देखने के लिए मिलते हैं। और राइटिंग्स जो होती थी वो एनिमल की हड्डियों पर होती थी जिनको ओरेकल बोन्स कहा जाता है, क्योंकि इनको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किंग जो है स्क्राइब, लिखने वाले लोग बुलाते थे और मतलब क्वेश्चन उस पर लिखो और पूछ सकते थे, क्वेश्चन लिखो कि बैटल जीतेंगे, हार्वेस्ट अच्छी होगी या नहीं होगी, कितने सन्स होंगे। तो बोन्स को मतलब क्वेश्चन लिख के फायर में डाल दिया जाता था और उसके क्रैक्स पड़ जाते थे उसमें हीट की वजह से, और फॉर्च्यून टेलर्स उन क्रैक्स को पढ़ करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। और एज यू मे एक्सपेक्ट समटाइम्स वो मिस्टेक्स भी हो जाती थी। किंग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते थे, काफ़ी उनके पास वेल्थ होती थी, उनके पास काफ़ी ब्रॉन्ज के वेसल्स होते थे और हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। तो 3500 ईयर्स अगो पहले